campus by RSS at 3:30 p.m. at the Theosophical Society College Street. It is organized by the Forum Campus Resident. The speakers in the event will be Umar Khalid, Professor Shubhendu Dasgupta, Professor Omar Mukherjee, Professor Parthas Charuki Roy, and others. यहाँ जितने भी साथी हैं सबको अपनी तरफ से जय का सलाम पेश करना चाहूँगा। मैं यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिस बेयर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक आई टेक दिस मच ऑफ प्रायोरिटी दैट द यूनिवर्सिटी मूवमेंट आई वुड लाइक टू गिव माय जय हिंद एंड सलाम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। या आज मैं बात खुश हूँ कि मुझे बस्तर सॉलिडारिटी नेटवर्क ने ये मौका दिया, मैं यहाँ आके इस मुद्दे पे अपना पक्ष रख सकूँ। और मैं बस्तर सॉलिडारिटी नेटवर्क कैलकाटा चैप्टर को बधाई देना चाहूँगा कि आज के वक्त जब बस्तर के अंदर इस किस्म का एक युद्ध चल रहा है और जिसपे सन्नाटा छाया हुआ है, उस सन्नाटे को तोड़ा गया, उस चुप्पी को तोड़ा गया। और इसलिए ये मुहिम आज बहुत जरूरी है, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, देश के अलग अलग शहरों में हम लोग इस तरीके के फोरम, इस तरीके के प्लेटफॉर्म हर जगह बनाए और इस सवाल को, इस बात को लोगों तक लेके जाए। साथियों, जब मैं यहाँ आ रहा था, आने से पहले एक न्यूज पढ़ी हिंदुस्तान टाइम्स में। आरएसएस के किसी स्पोक्सपर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया कि उमर खालिद यहाँ आ रहे हैं तो हम उनको बहुत सुनेंगे। वो स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोग आपस में तो बात करते ही रहते हैं, अब दुश्मन भी सुनने आएगा तो अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे उम्मीद थी कि लोग बाहर रहे थे, वो अंदर भी आएंगे और हम लोग हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम यही है कि सुनते नहीं है। अगर लोग सुनना शुरू करते हैं शायद उस पक्ष में ना खड़े रहे, शायद उनका पक्ष बदल जाए, उनकी साइड बदल जाए, उसके तीसरा पक्ष सुनता है, आगे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बावजूद ये उनकी पुरानी आदत में सुनते नहीं, चिल्लाते ज्यादा है। और यहाँ जैसलपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अपनी तरफ से जय भीम और सलाम पेश करना चाहूंगा। जिस तरीके से आज अलग अलग विश्वविद्यालयों में वो हमला कर रहे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में डेमोक्रेटिक स्पेस पे हमला कर रहे हैं, वो लोग कुछ प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट को लाके, कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स को लाके फॉल्स प्रोपेगेंडा जैसलपुर यूनिवर्सिटी में फैलाना चाह रहे थे। आप लोगों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और इसके लिए मेरी तरफ से आपको जय भीम और सलाम। साथियों, आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, जिस विश्वविद्यालय से मैं आता हूँ, उस विश्वविद्यालय में पिछले 2-3 महीने 4 महीने में एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अटैक हमको देखने को मिला। जहाँ मीडिया ट्रायल्स करे गए, फर्जी केसेस लगाए गए, वीडियोस को डॉक्टर किया गया और उसके बाद उनको लगा ये सब करने के बाद, पूरा स्टेट मशीनरी मोबिलाइज करने के बाद, कुछ छात्रों को अरेस्ट करने के बाद, कुछ वहाँ के टीचर्स को प्रोवाइड करने के बाद, जेएनयू और देश के तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों के और विश्वविद्यालयों के बाहर जो लोग हैं उनको वो डरा देंगे, उनको वो चुप कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद उनके हर एक साजिश को हराया, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज 2 महीने पहले मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, आज उसके बावजूद मैं बाहर और आपके बीच में हूँ। और इस बात को हमको लेकिन समझने की जरूरत है। ये जब आज मैं खड़ा हूँ, कल एक न्यूज देखने को मिला, अगर हम जेएनयू और बस्तर और विश्वविद्यालय और आदिवासी इलाके इनमें कनेक्शन, अभी बस्तर में कुछ डीयू के, जेएनयू के और बाहर के प्रोफेसर बस्तर गए पैमाइंडिंग टीम तरफ से, वहां गए और पिछले कुछ दिनों में जो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं बस्तर से कोई आवाज ना निकले, उसको उसकी डिस्पाइट दो थ्रेट्स दे वहां उन पे अलग तरीके से क्रैकडाउन किया गया और बताया गया कि वो लोग माओवादी के समर्थक हैं और यहाँ लोगों को भड़काने आ रहे हैं। ये पिछले वहां छत्तीसगढ़ के अंदर 2-3 दिन से चल रहा है। एक न्यूज चैनल है जी न्यूज, हम अपने कैंपस में उसको ची न्यूज बोलते हैं। कल रात में उसने एक स्टोरी किया, ये बताया गया कि जेएनयू के प्रोफेसर्स अब जेएनयू के छात्रों को उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल एक्टिविटी में और वहां वो जाके आदिवासियों को भड़का रहे हैं, आदिवासियों को माओवादियों के साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बात कि आदिवासी भी पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हैं कि माओवादियों के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, माओवादियों का पक्ष लेना है या नहीं लेना है, ये बात कि आदिवासी वहां खुद डिसाइड कर सकते हैं, जी न्यूज के लिए समझना बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं जी न्यूज के आका और जितने लोग वो बैठे हैं, उन लोगों के लिए इस देश के दलितों का, इस देश के आदिवासियों का
ऑर्गेनाइजेशन सब लोग होगा, कोई पॉलिटिकल एजेंसी, कोई पॉलिटिकल माइंड नहीं है। उनको लगता है सिर्फ वही सोच सकते हैं और बाकी लोग नहीं सोच सकते। जो भी उनका एक क्रिटिकल स्टोरी किया गया उसका कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग था। कंक्लूजन था कि अगर ये बात प्रूव होती है, मुझे पता नहीं वो अगर क्यों बोलते हैं कि पूरी स्टोरी में वो अपना जजमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जेईयू के लिए एक फ्रेश ट्रबल है। जेईयू के छात्र जो देशविरोधी है, अगर बात प्रूव होती है तो एक बार फिर से प्रूव हो जाएगा कि वहाँ के अध्यापक, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स भी देशविरोधी है। और ये रात में मैं एक बात सोच रहा था कि जेईयू को टारगेट करना और बस्तर को टारगेट करना, अलग अलग विश्वविद्यालयों में आवाजों को दबाना छात्रों की, और कोई भी इंसान है, कोई भी छात्र है, कोई भी अध्यापक है, कोई भी डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट अगर बस्तर में कुछ रिपोर्ट कर रहा है उसको दबाना, इसमें कनेक्शन है। जब हम विश्वविद्यालयों में अटैक की बात करते हैं, चाहे हमने एफटीआई में देखा, हमने एचयू में देखा, हमने जेईयू में देखा, हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं, लेकिन एक चीज को हमको समझना पड़ेगा, द अटैक ऑन द यूनिवर्सिटीज इज पार्ट ऑफ अ लार्जर अटैक ऑन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। द अटैक ऑन द स्टूडेंट्स इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर अटैक ऑन द वर्किंग मास ऑफ दिस कंट्री। सिर्फ और सिर्फ छात्रों पे अटैक नहीं किया जा रहा, छात्रों पे तो अटैक किया ही जा रहा है। एफटीआई में हमने देखा, एचयू में हमने देखा, जेईयू में हमने देखा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सिटीज पर अटैक होता है, उनको बहुत लाइमलाइट मिलती है, बहुत सारे और अटैक होते हैं जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। जब जेईयू पे हमला किया गया वही समय था जब दिल्ली से पास में ही राजस्थान में होंडा फैक्ट्री के अंदर वहां के वर्कर्स पे बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया, कई लोगों को जेल में बंद किया। 2-3 साल हो गए हैं, बहुत सी फैक्ट्री मजदूर आज भी जेल के अंदर है। आदिवासियों पर जो हमला किया गया वही वक्त था जब सोरी में हमला किया गया, वही वक्त था जब बालिका सुब्रमण्यम में हमला किया गया, वही वक्त था जब जगदलपुर लीगर को वहां से निकाला गया और कुछ दिन बाद मेरा भटिया को निकाला गया। अगर हम अपने ऊपर जो अटैक है कुछ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रतिरोध है, जो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को भी ब्रॉडर लड़ाई के साथ जोड़ के देखेंगे। और आज बहुत जरूरी है कि हम लोग अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं वो लोग समझें the students movement that we are fighting right now, it's a very important battle, but it cannot be an end in itself. It's an opportunity to become part of the larger resistance that is going on. A resistance against corporate group, a resistance against draconian laws, a resistance against Operation Green Hand, a resistance against the likes of Kanduri and Mansara, a resistance against the likes of RSS, Narendra Modi, Praveen Gopadi and their likes. And if we put ourselves in this broad context, our fight will become much more meaningful fight. साथियों, अगर आज हम देखें ऑपरेशन ग्रीन हैंड पिछले कई सालों से चल रहा है, कुछ बदला है पिछले कुछ सालों, पिछले 2 सालों में, और बहुत कुछ नहीं बदला है। क्वालिटेटिवली कुछ नहीं बदला है, क्वांटिटेटिवली बहुत कुछ बदल गया है। आज बोला जा रहा है कि एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इसरो की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाएगा, एयर स्ट्रिप बनाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं झारखंड में बोल रहे हैं हेलीकॉप्टर्स बोल के डाले जाएंगे, पैरामिलिट्री और बेस दी गई है। और वो सारी मुहिम जो मनमोहन सिंह की सरकार ने होम मिनिस्टर ने शुरू किया, उनका अनफिनिश्ड एजेंडा, यूपीए 2 का अनफिनिश्ड एजेंडा यहाँ की मोदी लेड एनडीए सरकार ने उसको अपना लिया। आज अगर हम पिछले 10 सालों में इस वॉर को कंटेक्चुअलाइज करें, क्योंकि ये वॉर नई वॉर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पिछले 1-2 महीने में नया हुआ है। पिछले 10-15 सालों से, 10-15 के उससे भी ज्यादा, लेकिन खासतौर से पिछले 10 सालों में ये वॉर ने एक विद टाइम इट गॉट ओनली मोर एंड मोर गोइंग। 2005 में जब यूपीए 2 की सरकार आई, उस वक्त मनमोहन सिंह ने एक बहुत इनफेमस स्टेटमेंट दिया था। ये बोला था कि नक्सलिज्म इज द सिंगल लार्जेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट इन आवर कंट्री, and to counter this security threat we have to take measures. What was the context of that statement? What the context of that statement was, around the same time when he made that statement, the government of India, the central government as well as the Chhattisgarh government had signed more than 350 memorandum of understanding with various corporations, with various multinational corporations, for mining aluminium, for mining coal, different kinds of things, bauxite mining, and they realized that पेपर पे तो हमने साइन कर दिया है, डील तो साइन हो गई है, लेकिन ये डील जब तक जमीन पे नहीं उतरेगी तब तक वहां के आदिवासियों को ना हटा दिया जाए। आप ये बात सोचिए, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को बहुत कुछ बोला गया, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी फलाना, एंटी धमका। यहाँ का संविधान बोलता है, यहाँ का संविधान का 5th शेड्यूल बोलता है कि the tribal lands cannot be given over to non-tribals। हम बात कर रहे हैं कुल ट्राइबल लैंड्स की, हम बात कर रहे हैं 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोला जाता है और ये लोग अपने आप को बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ी आयरनी इस बात का है। 2005 में जब ये स्टेटमेंट गिराया गया, जब वो डील साइन हुए, उस वक्त एक काम और उस वक्त की सरकार ने किया, अनाउंस करके नहीं किया, लेकिन सबको पता था, एक ओपन सीक्रेट था। सलवा युद्ध को खड़ा किया गया, 600 से ऊपर गांवों को जलाया गया,
गाँव को वहां से खाली किया गया, कई सारे लोगों को, कई सारे आदिवासियों को मारा गया। जो आजकल हम सुनने को मिल रहे हैं वो सारी चीजें उस दौरान हमें देखने को मिली। महिलाओं के साथ बलात्कार, गांव में गांव जला देना, हजारों लाखों आदिवासियों को माइग्रेट करके एज चीफ इन्फॉर्मल लेबर आंध्र प्रदेश तेलंगाना जाना पड़ा। और जब ये सब चला, लोग चुपचाप बैठ के, वहां के आदिवासी जिस तरीके से जब जमन हुआ है, लोग लड़े हैं, चुपचाप बैठ के सर्वजुलूम को झेला नहीं हो रहे, वो लोग उसके खिलाफ भी लड़े। सर्वजुलूम के हर एक अटैक को उन्होंने रेजिस्ट किया, तो उनको लगा सर्वजुलूम से काम नहीं हो रहा है। तो 2009 का समय था, चिदम्बरम की सरकार थी, उस सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन पूरा का पूरा एक लॉन्च कर दिया, पैरामिलिट्री को वहां उतार दिया। जब लोग सर्वजुलूम से लड़े थे, उससे पहले जमींदारों से लड़े थे, उससे पहले जनता के अभियान से लड़े थे, 1, 2 दोनों, आज उनके खिलाफ पैरामिलिट्री उतारा गया, पैरामिलिट्री से भी वो लोग लड़े। उनको लगा पैरामिलिट्री से भी काम नहीं हो रहा है, और यूपीए सरकार उस तरीके से उस एजेंडा को सामने नहीं ले जा पाई जितना ले जाना चाहिए था। तो कॉर्पोरेट घरानों ने, जिनको बहुत डिग्री याद था, यूपीए सरकार, उस यूपीए सरकार को हटाया, और वही सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन करना, इंडिया के लिए कैंपेन करना, विकास की बात करना, और बहुत कुछ एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड लीडर की बात करना, उनको हटा के इनको लाया गया। और ये लोग जब से आए हैं, पहला काम मोदी सरकार ने जो किया था वो था अराउंड 100 या 200, 100 या 110 क्लियरेंसेस जो पिछले 5-6 साल से अटके हुए थे, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस और इस सारी चीजों को, उन सबको क्लियर किया और बहुत फायर पावर जंग में ऐड किया, और वहां और पैरामिलिट्री और पुलिस, और अब बोल रहे हैं वहां आर्मी कैंप बन रहे हैं, वहां एयरशिप्स बन रहे हैं। जब लोगों ने आपके लड़कों से लड़ा, जब लोगों ने जनजातीय अभियान से लड़ा, जब लोगों ने सर्वजुलूम से लड़ा, जब लोगों ने सीआरपीएफ से लड़ा, तो आप वहां आर्मी और एयरफोर्स के बीच के लोग आर्मी और एयरफोर्स से लड़ना सीखे। आज ये लड़ाई है तो आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई है, ये सिर्फ उनकी जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं है। आने वाले दिनों में हमारे क्या समाज होगा? हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, सिर्फ आदिवासी अपने लिए नहीं लड़ रहे, आदिवासी वहां हमारे लिए लड़ रहे। हम लोग आज अगर इस जिम्मेदारी को समझेंगे तो आज हम अपना सही चुनेंगे। साथियों, पिछले 10 सालों में ये एक और समय ऐसा है जब एक ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पूंजी को मुनाफा कमाने के लिए नए नए एवेन्यूज तलाशने पड़ रहे हैं, और नए नए एवेन्यूज जब तलाशेगा तो उसको व्हाट वी आर सीइंग इज अ ड्राइव टुवर्ड्स मोर एंड मोर मिलिटराइजेशन। ये जानते हैं कि ये सारी पॉलिसीज जनता के हित में नहीं है, ये जानते हैं ये सारे पॉलिसीज जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, और इसीलिए जो आज हम बात कर रहे हैं, जो कमल शुक्ला ने बोला, एक पुलिस स्टेट, एक मिलिट्री स्टेट की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का ही नतीजा है कि आज समय आपको मिलिटराइज करना पड़ेगा। अगर आप बजट को देखें तो बजट में हर साल शिक्षा में हेल्थ में कटौती की जाती है, और एक चीज में हर साल बढ़ोतरी की जाती है, वो है डिफेंस। अभी बात कर रहे हैं डिफेंस में एफडीआई को लेकर आना है। जो इजराइल और अमेरिका जो ग्लोबल लेवल पे आर्म्स डील करते हैं, उन लोगों को मुनाफा कमाना है, सिर्फ कंपनियों को नहीं, वो सारी वॉर मशीनरी और पूरा पूरा जो आर्म स्टेट है उनको भी मुनाफा कमाना है। इसीलिए वो वहां जाके इस तरीके से एफडीआई को बुलाया जा रहा है। एक और बात, मोदी सरकार ने अच्छे दिन के वादों में ये बोला कि नौकरियां बढ़ेंगी, 2 साल हो गए नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। एक जगह आपको पूरी नौकरी मिल जाएगी, वो पुलिस और पैरामिलिट्री में, और वो चाहते हैं कि आज अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें, हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, उस प्रोपेगेंडा में ये बोला गया कि आप लोग जब नक्सली पुलिस को मारते हैं तो आप लोग उसको जश्न मनाए जाते हैं, सारी झूठ बातें। जब पैरामिलिट्री को मारते हैं तो आप जश्न मनाए जाते हैं। जब लांच नायक हनुमंता मारे तो आप कश्मीर में प्रोग्राम कर रहे थे। एक समय जब मैं वाटर गोस्वामी शो में गया था, उन्होंने भी लांच नायक हनुमंता के बारे में बात करना शुरू किया, तो वो जवाब देना चाहता था, वो जवाब सुनना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वहां माइक बंद कर दिया। आज इस माध्यम से मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। एक समय जब इतना प्रोपेगेंडा लांच नायक हनुमंता, मिलिट्री, सोल्जर, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, एक समय सेल्फ डाउट में ऐसा लगा कि मैंने ही तो किसी लांच नायक हनुमंता को कैंप जवानों को नहीं मारा, मतलब मुझको कंप्लेन किया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। Lance Naik Hanumanta did not die out of enemy bullets. Lance Naik Hanumanta, we have to ask this question today. Who killed Lance Naik Hanumanta? Lance Naik Hanumanta died in an ambulance in Siachen. In Siachen, because both the governments of India and Pakistan have militarized for their own political, economic and strategic interests. They have militarized that region. And every year, several soldiers die. Not us. They are responsible for the death of Lance Naik Hanumanta. We need to underscore this point again and again. एक बात, कश्मीर में पैरामिलिट्री, मिलिट्री, आर्मी और छत्तीसगढ़ में पैरामिलिट्री और पुलिस के साथ
कुछ आंकड़ों को देखें तो नक्सलाइट मूवमेंट की तरफ से, कश्मीर मिलिटेंट्स की तरफ से कम सोल्जर्स मरते हैं, डिप्रेशन में ज्यादा सोल्जर्स सुसाइड करते हैं, मलेरिया से ज्यादा सोल्जर्स मरते हैं। आप एक तरफ इस सोल्जर्स की लाइफ की दुहाई देके हम पे दमन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उन सारे लोगों को एक कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जो उसी वर्ग से आते हैं। लेकिन इसमें एक क्वालिफिकेशन मैं जरूर देना चाहूंगा, सोल्जर्स वहां कर क्या रहे हैं, और जो जब अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों ने 200 साल यहां शासन किया, तो अंग्रेजों ने मिलिट्री ब्रिटेन से नहीं लाए थे, यहीं से लोगों को रिक्रूट किया था, चाहे वो संताल रूल हो, चाहे वो मुंडा रेबेलियन हो, या ऐसे सैकड़ों रेबेलियन क्रश किए गए यहीं के लोगों के द्वारा। और जब लोग लड़े तो उनका ये राइट है, क्योंकि जॉर्ज बुश इराक नहीं जाएगा लड़ने के, वहां के करीब अमेरिका वालों को लेकर भेजेगा। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ नहीं जाएगा, नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं जाएगा, नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाएगा, रमन सिंह और राजनाथ सिंह नहीं जाएगा, वहां अपने सैनिकों को भेजेंगे। और सैनिक जब जाके वहां गांव के गांव को जलाएंगे, सैनिक जब जाके वहां उनको इंप्यूरिटी दी जाएगी, आपको जो करना है वो कीजिए, और लोग भी लड़ेंगे और लोगों का अधिकार है। और आज के समय बहुत जरूरी है कि हम सारे लोग जो न्याय की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो जज्बात खड़े हैं, उस लड़ाई के साथ उस लोगों के जल जगह जमीन और अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई के साथ आज हमको खड़ा होना पड़ेगा। एक लिबरल लॉजिक में आज के समय हम दोनों साइड्स को ब्लेम करके we cannot search for an exit route. I mean, when people in power maintain themselves in power, breaking the laws that they have themselves established, like the schedule, peace must be considered already broken. They have broken the peace, and we are not here for some abstract peace, peace of the graveyard, जो peace जो जिस तरीके से पूरे हमारे देश को एक पाकिस्तान बना देना चाहते हैं और बोलते हैं कि पीस। जब वो जी न्यूज का कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं जी न्यूज और रिपोर्ट देख रहा था, तो जी न्यूज एक एफआईआर जो वहां दर्ज हुई है, करती एफआईआर, उसको पढ़ के सुना रहा था। वो एफआईआर मतलब इतना स्केरी नहीं होता और वो इनका एजेंडा इतना स्केरी नहीं होता, हम सब बैठ कर उसमें हंसी सकते थे। ये बोला गया कि इतने सालों बाद हमारे गांव में शांति आ रही थी, इतने सालों बाद हमारे देश में विकास आ रहा था, और ये नक्सली लोगों को समर्थक आके हमको फिर वहां धकेलना चाहते हैं जिसके बाद जिससे हम बाहर निकल कर आए। आज शब्दों का मतलब जो साथी मीरा भी बोल रहे हैं, सब शब्दों का मतलब बदल गया है। अगर आप काउंटर इंसर्जेंसी मैनुअल्स पढ़ें तो काउंटर इंसर्जेंसी मैनुअल्स आज के समय छत्तीसगढ़ में बात करते हैं, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में यूज किया, वो बोलते क्लियर, होल्ड एंड डेवलप। व्हाट डज दिस मीन? Clear means clear the entire area of the Adivasis, burn their villages, rape their women, go after every dissenting voice, go after every democratic voice. What happened in Sri Lanka, replicate that. Hold that region by military force, hold that region through satellite imaging, hold that region through all kinds of anti-military apparatus. And when this is developed, that means more and more capital investment and a certain kind of development which does not look at human dignity, which looks at everything of profit, and which wants to earn profit each and every avenue. आज जब हम लोग बात करते हैं कि पिछले 60 साल में बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और बहुत सारी जगहों पे विकास नहीं पहुंचा, मैं इसे डिसएग्री करता हूं। विकास पहुंचा है, यही है विकास, जो विकास का मॉडल है उस विकास में यही होगा, क्योंकि आप विकास सिर्फ मुनाफे के लिए कर रहे हैं। आप विकास, आपने कभी इंसानों को की तरह ट्रीट नहीं किया, आपने कभी आदिवासियों को एक्नॉलेज नहीं किया वो एग्जिस्ट करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनके पास दो वक्त खाने का नहीं है, वो लोग जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिस जमीन पे वो रहते हैं उस जमीन के नीचे की जो खनिज संपदा है वो अरबों और करोड़ों रुपए की है, अरबों और खरबों रुपए की है, और आपका विकास सिर्फ उस चीज को देखता है। तो डेवलपमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम। वी हैव टू चैलेंज दिस डेवलपमेंट मॉडल, और वहां एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वहां के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज को भी आपको प्रमोट कर रहे हैं। साथियों, आज के समय अगर आप देखें तो हमारा देश एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो सोनी सोरी, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप, मालिनी सुब्रमण्यम और बस्तर के पत्रकार सिर्फ उनको ही अटैक नहीं कर रहे। अगर आज पिछले कुछ दिनों में यहाँ के मिनिस्टर्स का अगर आप जुडिशरी की तरफ बयान देखें तो वो दिखाएगा वो कितनी भयानक स्थिति बढ़ गई। कुछ दिनों पहले एक दलित मजिस्ट्रेट सुकमा का उसको डिसमिस कर दिया जाता है। उसका क्या मतलब? जितने आप वहां के आदिवासियों को गलत केस में पकड़ के लेकर आते हैं उनमें से कई लोगों को सिर्फ बेल दे दी, देखिए दैट केस आर बेसलेस। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सुकमा वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सुकमा। बोला गया कि ये आप एक रोड ब्लॉक है,
हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कुछ दिनों पहले अरुण जेटली ने एक स्टेटमेंट दिया, ये बोला कि यहाँ की जुडिशरी को विकास की तरफ, विकास की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए और इस बात को लेकर जुडिशरी को सोचना चाहिए। कुछ दिनों पहले जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उन्होंने एक मीटिंग किया सारे के सारे एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और ये बोला कि आने वाले दिनों में फाइट टेररिज्म फॉर नेशनल सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी एजेंसीज एंड द जुडिशरी नीड्स टू हैव अ सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच। आई मीन नथिंग कैन बी मोर डेंजरस देन दिस। मतलब दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो लोग हम लोगों को बोलते हैं हमको यहाँ की न्यायपालिका में भरोसा नहीं है और ये सब नहीं है, ओपनली थ्रेट कर रहे हैं जुडिशरी को, जो अरुण जेटली का बयान है। फॉल इन लाइन, otherwise what happened to the Supreme Magistrate but happened to more judges, and it's a very dangerous situation that is there in front of us. अगर आप एक और चीज देखें तो शब्दों का, जैसे मैंने बोला, हमारे देश में जो अगर एक वॉर का सिचुएशन है, जो हम राइट टू डिसेंट की बात करते हैं और राइट टू डिसेंट के कर्व्स के बारे में बात करते हैं, हम ड्रैकोनियन लॉस के बारे में बात करते हैं, इट्स अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मिलिट्री वॉर दैट्स हैपनिंग in the state of Bastar, and actually the theater of this war every day is expanding. मतलब what we see in Bastar is a military onslaught. लेकिन एक दिन नहीं गुजरता, और मैं यहाँ सिर्फ रिपोर्टेड इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक दिन नहीं गुजरता जब आप मीडिया में कहीं नहीं पढ़ेंगे, मतलब you will not miss a single day where it will be reported that in some part, in some corner of this country, a Muslim, a Dalit, an Adivasi, a woman, or someone from an oppressed sexuality has not faced violence. एक दिन दिल्ली के अंदर कुछ मदरसा के स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है, बोल के भारत माता के बारे में नहीं बात करते, आप भारत माता की जय नहीं बोलते। एक दिन जाके जर्जिस को दिला दिया जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल गिनाए एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो थिएटर ऑफ वॉर है, आज के समय में विश्वविद्यालयों को चुन लिया फॉर एज वॉर जोन्स, और ये जो अलग अलग तरीके से लोगों की आवाजों को दबाना, यूएपी जैसे कानून से, छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी जैसे कानून से, मकोका जैसे कानून से, और इंटरेस्टिंगली अगर मैं पिछले पॉइंट पे आऊं जो बात कर रहा था, एक तरफ जुडिशरी जो बात कर रहा है कि सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच होना चाहिए इन सब चीजों को डील करने के लिए, वही दूसरी तरफ अगर आप वही सारे के डिस्क्लोजर्स को भी देखें जो ओपनली बोल रही है जब से नई सरकार आई है, द एनआईए हैज टोल्ड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू गो सॉफ्ट ऑन ह्यूमन टेरर, एंड व्हाट शी सेड many months earlier, we see a consequence of that when Sadhvi Pragya Thakur and many others have given clean chit in charge. So it's a very dangerous situation. On the one hand, those convicted, those accused, and those responsible for rape, for mass murder, for fake encounters, they have been given a complete free run. साध्वी प्रज्ञा को छोड़ा गया, कंडूरी को रिइंस्टेट किया गया, गुजरात में जो जहां के हत्यारे हैं, जहां के फेक एनकाउंटर के रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों को सिर्फ रिइंस्टेट के बाद उनको प्रमोट भी किया गया। So this war, this brutal war has many faces, and we need to fight this back. We need to understand this onslaught in all its complexity. जब हम ड्रैकोनियन लॉस की बात करते हैं, जो मैं बोल रहा था, it's a logical consequence of the war that was in this cycle. They don't want people to stand up and speak and draw connections between two. Why did Rohit Vemula become such a big danger for the state, for the university administration and the BJP government, that they forced him into that situation? Because as a Dalit, he was not only speaking about Dalits. They'll be very happy. Dalits spoke only about Dalits, Adivasi fought only for the Adivasi rights, Muslims fought only for Muslims, women, and other oppressed sexualities fought for their own rights. But the moment you start making connections, you become a very dangerous person. Rohit Vemula regained that danger. Because as a Dalit, he spoke against Muzaffarnagar. As a Dalit, he also spoke against the hanging of Yakubu. And they ensured that the entire state machinery was brought, and it led to what eventually we got to know. On 17th of January, he was supposed to commit suicide. It was not suicide, it was a murder. आज जब हम लोग जेएनयू के अंदर भी बात करते हैं, और ये बात सिर्फ जेएनयू समझदारी नहीं है, if we are facing a reduction in our scholarships, if we are facing a fee hike, we will fight back. But we also realize that all these measures are a logical consequence of neoliberal policies. The same policies which are also responsible for a drought-like condition in majority of the country. The same policies that are also responsible for the suicide of lakhs of farmers. And we make these connections. And that is why this entire state apparatus, एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर वो बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर बंद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर गए पूरे देश को जेल बना दिया गया। एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आप देख सकते हैं।
एक 90% डिसेबल्ड प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको 2 साल जेल के अंदर बंद कर दिया। जब उसको जेल ले जाए जा रहे हैं तो 200 एंटी नक्सल फोर्स 200 आगे 100 पीछे उसकी गाड़ी के आसपास चल रहे, वो डायरेक्ट भाग ना जाएगी। जेल के अंदर जाके अंडर सेल में रखा जाता है सबसे अलग, मेडिसिन डिनाई की जाती है और थिएटर का अक्सर यहाँ खत्म नहीं होता। नागपुर सेंट्रल जेल में उसी समय एक जेल ब्रेक हो जाता है, 2 लोग वहां की दीवार को फांद के वहां भाग जाते हैं। तो एज अ विंडिक्टिव मेजर जीएम साहिबों को और आइसोलेशन में बताया जाता है कि ये ना एक 90% डिसेबल्ड प्रोफेसर के साथ उनका गुनाह क्या था? सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन के खिलाफ बोलना नहीं, ऑपरेशन ग्रीन के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करना, ऑपरेशन ग्रीन के खिलाफ एक कैंपेन उठाना। तो जीएम साहिबों के साथ हुआ, हो सकता है आने वाले दिनों में हम जैसे लोगों के साथ भी हो जाए, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। आप एक को जेल के अंदर डालेंगे, 100 लोग बाहर आके उसी बारे में बात करेंगे, उसकी न्याय के बारे में बात करेंगे। आप कितनों को जेल में डालेंगे, आप कितने लोगों को मारेंगे? अलग अलग जगह से रोहित मेमोरियल जेल साहिबों का ऐसे लोग जो जज्बात के अंदर बात कर रहे हैं, जो इंसाफ की नहीं बात कर रहे हैं, वो सारे लोग बाहर निकल कर आएंगे। इस थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में देश को बेचना, देश की खनिज संपदा को बेचना, देश की श्रम को बेचना, ये बोला जाता है कि एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। इस थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में छत्तीसगढ़ में पैरामिलिट्री भेजना, वहां के गांव को जलाना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, ये बोला जाता है कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। इस थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में वो लोग जो कम्युनल दंगों में जिम्मेदार हैं, वो लोग जो गुजरात, मुजफ्फरनगर, गंदवा के जिम्मेदार हैं, वो लोग जब शासन में बैठते हैं तो बोलते हैं वी आर कमिटेड टू सेक्युलरिज्म। दिस इज अ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो गालियाना बोलता है व्हाट्स इट गिवन अ न्यू मीनिंग, इट्स एन अपसाइड डाउन वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। और आज के समय ये सारी लड़ाइयां एक साथ जुड़ी हुई। इसी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एक और मैनिफेस्टेशन है, जब दादरी में अखलाक को लिंच किया जाता है तो पहला कंसर्न ये नहीं रहता कि इंसान की जान चली गई, पहला कंसर्न ये रहता है कि मीट का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराना है कि ये बीफ है या मटन। इन सारी चीजों को हमको समझना जरूरी है, इन सारी चीजों को जोड़ना जरूरी है। आज अगर मैं बस्तर में जो हो रहा है उसको जीने के कवि जिनका पिछले साल निधन हुआ, कवि विद्रोही, कांग्रेस विद्रोही शब्दों में बोलूं, ये जो जंग है ये छिड़ी नहीं छेड़ी गई है, ये जो आग है और लगी नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर आपने लगा दी है तो हम उसको चैलेंज के बतौर एक्सेप्ट करते हैं कि आपके हर एक ऐसे मुहिम को, हर एक ऐसे चैलेंज को, हर एक ऐसी चीज को चुनौती के बतौर नहीं तो आपके खिलाफ लड़ेंगे। आज सबसे जरूरी बात है बस्तर के साथ खड़ा होना, एक्चुअली में जज्बात के साथ खड़ा होने की बात है। और आज समाज के जज्बातीकरण के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। ये लोग जो भारत माता चिल्लाते रहते हैं और ये एक पेट्रियोटिज्म का टेस्ट मांगते हैं। अभी भी मेरे पीछे आके जर्नलिस्ट ने पूछा क्या भारत माता की जय पूछे बोलेंगे, क्या भारत माता की जय बोलेंगे? बाहर वाले लोग बोल रहे हैं। सोनी पे ऐसे अटैक किया जाता है। डेल्टा में एक दलित महिला, उसका रेप और मर्डर किया जाता है। जिशा केरल में उसका रेप और मर्डर किया जाता है। आप कौन सी भारत माता की बात कर रहे हैं? I mean, we don't believe in any concept of भारत माता. We don't believe in all these concepts. We've got a block on all these. We are attacking different concepts. I mean, we are with the people of this country. We are with the fight of the Adivasi for the jungle. We are with the fight of the students for their right to education. We are with the fight of the students against privatization, against Brahmanism. Actually, one thing that is very important for us to understand, to be able to resist that. Many things did not change when it comes to the higher education sector, but something also changed in the last 2 years. वहां बोला पिछले 10 साल से ही जब आप पुलिस में थे तो ये डिस्टिंक्शन पुलिस में बना दी, चाहे हेल्थ का हो, चाहे खनिज संपदा का हो, उसको और एग्रेसिवली इसको लेके जाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी, फाशिस्टवादी सोच को हमको थोपा जा रहा है। विश्वविद्यालयों का जो थोपा जा रहा है, विश्वविद्यालयों को बाहर थोपा जा रहा है, जंगलों में थोपा जा रहा है, आदिवासियों पर थोपा जा रहा है, महिलाओं पर थोपा जा रहा है, मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। इस इडियोलॉजिकल चुनौती को हमको लेना बहुत जरूरी है। आज ये बात अरुण जेटली भी स्वीकार करते हैं कि जिन लोग जो उन्होंने जेएनयू के साथ किया और एचयू के साथ किया, दिस वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, एन आइडियोलॉजिकल, लेट मी आल्सो ऐड वन मोर वर्ड, साइकोलॉजिकल वॉर दैट दे बिल्ड अगेंस्ट। ये लोग जो अलग-अलग जगह जाके जब कुछ लोग बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दे वांट टू intimidate us. They want us, because so much is happening and so many people are speaking about it, they want to ensure that people go back into silence. But it's very important
we realize what it is. These are just mind games. These are people who are cowards. I mean, they have absolutely no support amongst the people. They may be in a majority in the government. They may have all the police, all the state apparatus, but they cannot tolerate the fact that people can question them. They cannot tolerate the fact that people see through them, and that's why they resort to all these kind of things. So the entire media trial, the entire all these जो होता प्रोच करते हैं, इसको हमको समझने की जरूरत है. सिर्फ और सिर्फ ये माइंड गेम into जो इन्होंने कल अक्षर प्रसाद और इंद्र सुंदर किया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया. वो नहीं चाहते कि और लोग बस्तर जाए, और लोग जाकर बस्तर के बारे में बात करें. आज इस हॉल में जितने भी लोग हैं, वहाँ रमन सिंह और तंदूरी के मुंह में बहुत बड़ा तमाशा है कि आज यहाँ इस देश में, इस शहर के अंदर और आने वाले शहर के बाहर हम बस्तर से ऑपरेशन इवेंट के खिलाफ, उसे बस्तर से नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड में, उड़ीसा में जहाँ जहाँ चल रहा है उसके खिलाफ हम बोलेंगे. साथियों, अंत में बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा. एक और सवाल जो बार-बार पूछा जा रहा है, आप तो जीके में पढ़ते हैं, आप में कई लोग जलनपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी में बंगाल में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी से बाहर हैं. आप लोग का बस्तर से क्या रिश्ता है? जब मैं जेल में था तो वहां पुलिस पूछती थी आपको कश्मीर से क्या रिश्ता है. जेल के अंदर मैंने जवाब नहीं दिया, ये सोचा जवाब दूंगा शायद पुलिस ऊपर मार देगा, तो वहां टेक्निकली चुप रहा. लेकिन आज जवाब देना चाहूंगा कि हम सब लोगों का बस्तर से और कश्मीर से क्या रिश्ता है. हम सब लोगों का बस्तर और कश्मीर से इंसानियत का रिश्ता है. हम सब लोगों का बस्तर और कश्मीर से दर्द का रिश्ता है, और हम सब लोगों का बस्तर और कश्मीर से संघर्ष का रिश्ता है. और इस संघर्ष को हमको आने वाले दिनों में आगे लेकर जाना है. आज के समय जो बात कंक्लूड करते हुए वीरा बोल रहे थे कि जब हम जनवाधिकरण की बात करते हैं, जब हम समाज के जनवाधिकरण की बात करते हैं, जिस बात की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ अप्रोप्रिएट करके बोला जाता है कि इन्होंने संविधान लिखा था. अगर आप कोई भी सवाल उठाते हैं तो वो संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ है. उस संविधान को लिखने के बाद जिस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे और भी लोग थे, बड़े बड़े पूंजीपति, सेठ, रजवाड़े, सामंती लोग, संघी लोग, कांग्रेसिया लोग, और वो कंटेस्टेड टेरेन था ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच. उसके बावजूद उस संविधान में बाबा साहब का इम्प्रिंट हमको देखने को मिलता है. लेकिन इसके बाद बाबा साहब ने एक और बात बोली थी संविधान लागू होने के बाद, नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. एट द पॉलिटिकल लेवल वी विल हैव इक्वालिटी, but as long as we don't have equality at the economic and social level, this political equality is meaningless. As almost 70 साल बाद we need to pay attention to these thoughts of Baba Saheb Ambedkar. We need to ask ourselves, are we any closer to achieving social and economic democracy? Unless and until we ensure that the rights of Adivasis, what they tell us are ensured, they get social and economic power. This political democracy, we can have elections year after year in states after states, this will not change anything. Governments will come, governments will go. It might happen tomorrow, this BJP government might also go. One of the most aggressive, one of the most fascist governments. But Operation Green will not come to an end unless and until we fight for that democracy. Unless and until we fight for that transformation. And the war that they have declared on us, let's accept that challenge. And in the words of Bhagat Singh, let's declare that this war is going to continue unless the exploitation of human beings by human beings and the loot of our resources is going to continue. शुक्रिया, जिंदाबाद, जय हिंद.